Hello students, welcome to all on my YouTube channel Civil Exam Guru. In this video, we are going to discuss the second lecture of surveying subject, and we were discussing the surveying subject और surveying subject के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर फंडामेंटल ऑफ बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग के बारे में डिस्कस करवाया था आपको। तो यदि तक आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिए। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग लीनियर मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा कि लीनियर मेजरमेंट का जो टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो सर्वेइंग जो है एक बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जिसके अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताए थे और अप्रोक्सीमेटली 15 चैप्टर्स आपके साथ में डिस्कस करूँगा और ट्राई करेंगे कि एक चैप्टर जो है वो एक लेक्चर के अंदर और 20 से 30 मिनट का एक लेक्चर होगा और उसके अंदर जो है ये पूरा सब्जेक्ट जो है कंप्लीट होगा। मतलब एक लेक्चर जो है वो आधे घंटे का, आधे घंटे से ज़्यादा ना बने उसकी कोशिश करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने यदि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी प्रकार का आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट और वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट है क्या और उसके लिए हम लोग कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। तो हमको पता है कि चेन सर्वेइंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है। चेन जो है वो इक्विपमेंट है जो लीनियर मेजरमेंट करने के लिए यूजफुल होता है और चेन सर्वेइंग इज सुटेबल ओनली फॉर द एरिया ऑफ स्मॉल एक्सटेंट। तो लार्ज एरिया के लिए जो है चेन सर्वेइंग यूजफुल नहीं है। स्मॉल एरिया हो, प्लॉटिंग हो तो वहाँ पे हम लोग जो है लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस माप सकते हैं प्लान के अंदर का। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको मापनी है तो हम जो है बाय यूजिंग चेन मेजरमेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टर्म यूज इन द सर्वेइंग एरिया, डिफरेंट टर्म्स है। फर्स्ट इज मेन स्टेशन। मेन स्टेशन क्या है? सो इट इज अ पॉइंट इन द चेन सर्वे वेयर टू ट्राइंगल साइड मीट। मान लीजिए हम लोग ज़्यादातर सर्वेइंग के अंदर ट्राइंगुलेशन मेजरमेंट करते हैं तो जहाँ पर दो ट्राइंगल के मेजर पॉइंट मीट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेन स्टेशन। व्हाट इज मेन सर्वे लाइन? चेन सर्वेइंग ज्वाइनिंग द टू मेन सर्वे स्टेशन। तो दो मेन सर्वे स्टेशन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं मेन सर्वे लाइन। तीसरा है टाई स्टेशन और सब्सिडरी स्टेशन। स्टेशन ऑन द सर्वे लाइन ज्वाइनिंग द मेन स्टेशन। स्टेशन ऑन सर्वे लाइन ज्वाइनिंग द मेन स्टेशन। तो जो मेन स्टेशन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसको हम लोग बोलते हैं टाई स्टेशन और सब्सिडरी स्टेशन। फोर्थ इज बेस लाइन, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन। सर्वेइंग के अंदर की सबसे बड़ी जो लाइन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस लाइन बोलेंगे। फ्रॉम विच डायरेक्शन ऑफ ऑल अदर सर्वे लाइन आर फिक्स। एक ऐसी लॉन्गेस्ट लाइन जहां से सर्वेइंग की पूरी डायरेक्शन फिक्स की गई रहती है उसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। नेक्स्ट इज प्रूफ लाइन और चेक लाइन विच इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फील्ड वर्क। जो भी आपने फील्ड में काम किया है उस फील्ड वर्क की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए चेक लाइन होता है। तो मेन स्टेशन जहां से सर्वेइंग करना स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेन स्टेशन। मेन स्टेशन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं मेन सर्वे लाइन। मेन स्टेशन ऑन द सर्वे लाइन, सर्वे लाइन के ऊपर का जो स्टेशन है और जो दो स्टेशन को मीट करवाती है उसको हम लोग बोलते हैं टाई लाइन। सर्वेइंग करते समय सबसे बड़ी जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। एंड जो चेक लाइन होती है विच इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फील्ड। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑफसेट? इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वे लाइन। सर्वे लाइन से कोई भी ऑब्जेक्ट, परमानेंट ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। 90 डिग्री का भी ऑफसेट हो सकता है, एंगुलर पे भी ऑफसेट हो सकता है। नेक्स्ट इज चेनेज, डिस्टेंस मेजर अलोंग द मेन सर्वे लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। अब मान लीजिए इस डायरेक्शन में हमको वर्क करना है तो चेनेज क्या होगा?
तो एक चेन लेंथ जो होती है, एक एक चेन की लेंथ, दूसरे चेन की लेंथ, तीसरे चेन की लेंथ, तो सर्वे की डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चेनेस। ओके, तो ये कुछ टर्म था जो चेन सर्वेइंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में हमने बात किया। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेल कंडीशन ट्राइंगल? वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होता है दोस्तों? सर्वेइंग के अंदर बेसिकली हम लोग जो है ट्राइंगुलेशन फॉर्मेशन करके वर्क करते हैं, और ट्राइंगुलर की एरिया जो है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ट्राइंगल की एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होती है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इजिली हम लोग जो है ट्राइंगल की एरिया मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होता है? ये ऐसा ट्राइंगल जिसमें सभी लाइन जो है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन आर क्लियर, जितने भी लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है वो क्लियर विजिबल होनी चाहिए, एंड एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ क्लियर इंटरसेक्शन शुड बी 30 डिग्री टू 120 डिग्री। तो ट्रायंगुलेशन के लिए एंगल जो है वो 30 डिग्री से लेके 120 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 30 डिग्री से कम एंगल नहीं होना चाहिए, 120 डिग्री से ज़्यादा एंगल नहीं होना चाहिए। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट वेल कंडीशन ट्राइंगल। तो भी याद रखिएगा कि वेल कंडीशन ट्राइंगल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो सबसे एक्यूरेट माना जाता है, अप्रोक्सीमेट, मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है। नाउ इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग द लाइन। चेन सर्वेइंग के अंदर या फिर लीनियर सर्वेइंग के अंदर, लीनियर मेजरमेंट के अंदर कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? तो सबसे पहला है सर्वेइंग चेन। सर्वेइंग चेन इज यूज वेयर हाई एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ पे वेरी एक्यूरेट वर्क, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्क ना हो, लेस एक्यूरेसी का मेजरमेंट जहाँ करना होता हो, वहाँ पर हम लोग चेन सर्वेइंग यूज करते हैं। तो सबसे पहला है आपका रिवेन्यू चेन जो 33 फीट का होता है। उसके बाद है गंटर्स चेन जो 66 फीट का होता है। नेक्स्ट है इंजीनियर्स चेन जो 100 फीट लॉन्ग होता है और 100 लिंक होती है उसके अंदर। और उसके बाद है मैट्रिक चेन जो ज़्यादातर अभी यूज़ होता है। 30 मीटर की चेन जो होती है उसके अंदर 150 लिंक होती है, और 20 मीटर का जो चेन होता है उसके अंदर 100 लिंक होता है। ठीक है, तो चेन के ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। रिवेन्यू चेन याद रखिएगा 33 फीट की होती है, गंटर्स चेन 66 फीट, इंजीनियर्स चेन 100 फीट, एंड मैट्रिक चेन जो है वो 30 मीटर एंड 20 मीटर की होती है। As per the IS specification, every meter length of a chain should be individually accurate within plus or minus 2 mm when measured under a tension of 80 न्यूटन। जब भी किसी भी चेन को 80 न्यूटन की फोर्स से खींचा जाता है तो प्लस ऑफ माइनस 2 mm के एरर के बीच में आनी चाहिए, उससे ज़्यादा उसके अंदर एरर नहीं आना चाहिए। उसके उतना आएगा तो वो एक्यूरेट कहलाएगा। Now let's move to the next page। दूसरा हमारे पास लीनियर सर्वेइंग करने का जो इक्विपमेंट है इसका नाम है टेप। तो लीनियर मेजरमेंट करने के लिए सेकंड इक्विपमेंट टेप है। टेप जो है क्लॉथ और लिनन टेप होता है। दूसरा मेटेलिक टेप, लिनन टेप विद द ब्रास और कॉपर वायर इसके अंदर इंसर्टेड होते हैं। स्टील टेप होता है। इनवार्ड टेप जिस जो एलॉय होता है, निकल इसके अंदर 36% होती है, स्टील जो है वो 64% होता है। इसके बाद है पैग। पैग यूज करते हैं टू मार्क द डेफिनिट पॉइंट ऑन ए ग्राउंड टेम्पोररी। तो ग्राउंड के अंदर टेम्पोररी मार्किंग करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैग। तो यहाँ पे टेम्पोररी मार्किंग कर दिए, यहाँ पे टेम्पोररी मार्किंग करके चेन या टेप से इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग इजिली मेजर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इक्विपमेंट इज एरो। इट प्रोवाइड ए चेक ओवर द लेंथ ऑफ ए लाइन आर एंटर इन द फील्ड नोट और नॉट। देखो क्या होता है कि जब सर्वेयर होता है, सर्वेयर में एक होता है लीडर, और उसके बाद लीडर के पीछे जो होता है वो लीडर जो है एरो लेके जाता है, एरो यहाँ पे गाड़ देगा, और इसके पीछे जो फॉलोअर होता है वो क्या करेगा, उस एरो को निकाल के अपने हाथ में ले लेगा। तो हम लोग जो है एक इस एरो के हिसाब से भी जो है मेजरमेंट का एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 30
जैसे कि मान लीजिए ऐसा एक 20 मीटर की आपके पास चेन है, तो एक चेन एज पूरी हुई मतलब 20 मीटर का डिस्टेंस हो गया तो एक एरो आ जाएगी। फिर 20 मीटर का डिस्टेंस हो गया तो दूसरी एरो वो ले लेगा। फिर 20 मीटर का पूरा हुआ तो दूसरा एरो लेगा, 20 मीटर का पूरा, इस तरीके से। तो यदि फॉलोअर के पास 4 एरो है तो इसका मतलब है कि 20-20 मीटर के 4 चेनेज जो है वो पूरे हो गए, मतलब टोटल 80 मीटर का डिस्टेंस जो है वो पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से एरो का काम होता है। नाउ इसके बाद इक्विपमेंट है रेंजिंग रॉड टू लोकेट द इंटरमीडिएट पॉइंट सच दैट दिस पॉइंट लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू द एंड स्टेशन। रेंजिंग रॉड का क्या काम है? तो इंटरमीडिएट पॉइंट को प्लॉट करने के लिए जो है वो रेंजिंग रॉड का यूज होता है। एंड आफ्टर दैट इज ऑफसेट रॉड सिमिलर टू द रेंजिंग रॉड विथ ए शॉर्ट ओपन हुक एट द टॉप। ऑफसेट रॉड जो है रेंजिंग रॉड के जैसे होता है, बट वहाँ पे उसके ऊपर एक हुक प्रोवाइड किया गया रहता है। ओके, so these are the equipment which are used in the chain surveying. Now equipment used for measurement of right angle. राइट एंगल मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट है? पहला है क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ के अंदर जो है ओपन क्रॉस स्टाफ है और दूसरा है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो ये 90 डिग्री मेजरमेंट करने के लिए इक्विपमेंट्स हैं। देन इज ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर जो है वो पॉकेट इंस्ट्रूमेंट है, आसानी से इसके अंदर रख सकते हैं। मोर कन्वीनियंट एंड एक्यूरेट देन द क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेसी वर्क जो है वो ऑप्टिकल स्क्वायर का होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो है आपका ऑप्टिकल स्क्वायर है। ऑप्टिकल स्क्वायर जो है वो लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है और दोनों जो है 45 डिग्री पर जो है वो एक्यूरेटली एंगल पे मीट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिज्म स्क्वायर, इट हैज अ टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस फिक्स एट 45 डिग्री। इसका भी दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, दोनों 45 डिग्री पे फिक्स होते हैं। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर इन इट। प्रिज्म स्क्वायर के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्रॉस स्टाफ, इसके बाद ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर, ये तीनों जो है वो एंगल मेजरमेंट के इक्विपमेंट्स हैं। उससे पहले वाले की हमने बात किया वो जो थे वो लीनियर मेजरमेंट के इक्विपमेंट्स थे और ये 90 डिग्री मेजरमेंट करने के इक्विपमेंट्स यूज फॉर। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट यूज फॉर द ग्राउंड स्लोप। तो सिंपल क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर जो है वो इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ स्लोप ऑफ ए ग्राउंड। तो ग्राउंड का जो स्लोप है वो कितने डिग्री एंगल पे है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्लिनोमीटर। आप सभी को इस इक्विपमेंट का नाम जो है याद रखना है, जिससे क्या है कि एग्जाम में कभी कभी इक्विपमेंट्स के नाम जो है वो पूछते हैं कि इक्विपमेंट का पर्पस क्या है। नाउ इक्विपमेंट यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट। इंटरमीडिएट पॉइंट क्या होता है? तो मान लीजिए एक सर्वे स्टेशन ए है, दूसरा सर्वे स्टेशन बी है। अब ये दोनों एक ही लाइन में है या नहीं उसको मेजरमेंट करने के लिए बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट की जरूरत पड़ती है, जिसका यूज करते हैं रेंजिंग रॉड लगा के करते हैं। तो डायरेक्ट रेंजिंग विद द लाइन रेंजर और रेंजिंग आउट, रेंजिंग इन या फिर रेंजिंग आउट करते हैं। तो एक डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं, टू राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल प्लेस्ड वन ओवर द अनदर। इसका यूज होता है इंटरमीडिएट पॉइंट को जानने के लिए। फिर रेंजिंग करने के लिए हम लोग जो है डायरेक्ट रेंजिंग कर सकते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग कर सकते हैं और रैंडम लाइन मेथड होती है इंटरमीडिएट पॉइंट को प्लॉट करने के लिए। ओके, नाउ लीनियर मेजरमेंट विथ चेन। अब चेन के थ्रू जो हमने लीनियर मेजरमेंट करना है वो एक तो स्मूथ ग्राउंड लेवल पे भी हो सकता है और स्लोपिंग ग्राउंड पे भी हो सकता है। तो विथ चेन पेग एंड एरो आर ऑल्सो एस्टेब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट। तो इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश करना है तो स्ट्रेट लाइन पे आसानी से हम लोग कर सकते हैं। स्लोपिंग ग्राउंड के अंदर स्टेपिंग मेथड होता है और स्लोप और एबनी लेवल इक्विपमेंट होता है, उसके थ्रू भी जो है हम लोग चेन सर्वेइंग के अंदर लीनियर मेजरमेंट करते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट टॉपिक है करेक्शन इन द चेन मेजरमेंट।
चेन मेजरमेंट के अंदर कौन कौन सा करेक्शन करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला है स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन, मतलब कि लेंथ में करेक्शन जो होती है। तो करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन मल्टीप्लाई लेंथ रिपोर्टेड टू बी मेजर और डिवाइडेड बाय नॉर्मल लेंथ ऑफ चेन। मतलब करेक्ट लेंथ जो है वो एक्चुअल लेंथ, करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ मल्टीप्लाई एल डैश अपॉन एल। एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ चेन की है और एल डैश जो है वो ड्यू टू एनी, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो चेन जो है वो क्या हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है। टेम्परेचर कम हो गया तो चेन जो है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अलग अलग फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या चेन की लेंथ आ रही है उसको ऊपर रखना है और इस तरीके से यहाँ से आप मेजर कर सकते हो। करेक्शन क्या होता है, ट्रू लेंथ में से मेजर्ड लेंथ को माइनस करेंगे तो करेक्शन मिलता है। नाउ सेकेंड इज अ स्लोप करेक्शन। When slope theta is measured, then slope correction is equal to L cos theta minus L। तो यहाँ से आप स्लोप करेक्शन जो है दोस्तों हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस एल ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया आपका स्लोप करेक्शन। आगे बढ़ते हैं। स्लोप करेक्शन जो है यदि आप थीटा के अंदर बात करें तो स्लोप करेक्शन जो है ए बी इज टू मेजर एल स्क्वायर अप एच स्क्वायर अपॉन 2l। एच जो है वो ए बी के बीच की डिस्टेंस है और एल जो है वो इसका हाइपोटेन्यूज का जो डिस्टेंस है वो लेते हैं। तो माइनस ऑफ एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l। नोट में ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करिए कि नोट स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। नाउ थर्ड करेक्शन इज करेक्शन इन द टेप करेक्शन। तो टेप करेक्शन के अंदर सबसे पहला स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन, सेम एज जैसे पहला था वैसे ही। स्लोप करेक्शन भी सेम रहेगा और पुल करेक्शन, जैसे टेप को हम खींचते हैं तो क्या होगा कि डेल्टा एल मतलब लोड जो लगा रहा है, अप्लाइड लोड और स्टैंडर्ड पुल दोनों के बीच का डिफरेंस, जिसको डेल्टा पी बोलेंगे, मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द टेप डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो याद रखिएगा कि स्टील टेप की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा और इनवार टेप की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 1.54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि सी पी इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इफ द पुल इज मोर देन द स्टैंडर्ड पुल द करेक्शन विल बी पॉजिटिव। यदि अप्लाइड पुल जो है स्टैंडर्ड पुल से बड़ा हो गया तो टेप करेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर करेक्शन। तो एल अल्फा डेल्टा टी आपने सुना होगा। टेम्परेचर करेक्शन जो है अल्फा डेल्टा टी इंटू एल। तो टेम्परेचर करेक्शन ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टी नॉट इज अ स्टैंडर्डाइजेशन टेम्परेचर। अल्फा जो है वो थर्मल कोफिशिएंट है, अलग अलग मटेरियल की थर्मल कोफिशिएंट अलग अलग होती है। नाउ नेक्स्ट इज सैग करेक्शन। सैग करेक्शन सी एस इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 पी स्क्वायर। डब्ल्यू जो है वेट ऑफ द टेप। सैग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कपड़ा सुखाने वाली जो रस्सी होती है वो ऐसे लटक जाती है, जैसे आप कपड़ा डालते हो मतलब इसके ऊपर जब लोड लगाते हो तो क्या होता है, वो थोड़ा सा लटक जाती है, इसको बोलते हैं डब्ल्यू। और ये हो जाएगा वेट ऑफ द टेप। अभी आप टेप से आप मेजर कर रहे हो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस और टेप जो है वो स्ट्रेट नहीं रह के टेप जो है वो सेक कर जाती है, सैग कर जाती है, ठीक है। तो एल जो है वो लेंथ ऑफ द टेप सस्पेंडेड बिटवीन द टू सपोर्ट एंड पी जो है वो अप्लाइड पुल है। तो याद रखिएगा सैग करेक्शन, सैग करेक्शन भी नेगेटिव होता है। मिस अलाइनमेंट करेक्शन, मिस अलाइनमेंट करेक्शन क्या हो जाएगा, तो सी एम इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 2ab प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 2bc। जो ये ट्रांसवर्स लाइन ए बी है और ये ट्राइंगल है तो इसको बोलते हैं मिस अलाइनमेंट करेक्शन। ये भी ऑलवेज नेगेटिव होता है। मीन सी लेवल करेक्शन एक है। मीन सी लेवल जो है वो हो जाएगा माइनस एल आर अपॉन आर माइनस एल एच अपॉन आर। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ से रिलेटेड है मीन सी लेवल करेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ द फील्ड वर्क इन द चेन सर्वेइंग। तो सबसे पहले रिकॉग्निशन सर्वे करेंगे,
फिर स्टेशन मार्किंग करते हैं, फिर रनिंग सर्वे लाइन होगा और फिर ऑफसेट मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने लीनियर मेजरमेंट के साथ रिलेट करने वाले जितने भी टॉपिक थे उनकी बात की। चेन सर्वेइंग की हमने यहाँ पे डिस्कस किया, फिर हमने टेप सर्वेइंग का के बारे में डिस्कस किया, फिर टाइप्स ऑफ करेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक, तो इस तरीके से शॉर्ट टॉपिक शॉर्ट डिटेल हमने स्टडी कर लिया है लीनियर मेजरमेंट का। यदि आपको कोई भी टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की जो क्लास होगी वो कल के क्लास के अंदर हम अपलोड करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। खास करके सभी भी कोई भी स्टेट की एई और जेई की एग्ज़ाम के लिए आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप जो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आपको ईमेल आईडी मेरी आपके पास है तो आप जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।